नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आई क्वांटा के यूट्यूब चैनल पे। हमने पिछले 2 सेशन में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कंप्लीट किया है। आज के सेशन हम करेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक, चलिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का क्या मतलब होता है पहले एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं एक वैल्यू लिखता हूँ 5, अगला वैल्यू लिखता हूँ 15 और अगला वैल्यू लिखता हूँ 45, इसको देखकर कोई पैटर्न समझ में आ रहा है आपको? ध्यान से देखिए उसको। अगला टर्म क्या होगा अगर ये पूछा जाए, या उसका अगला टर्म क्या होगा? अगर आप ध्यान से देखें 5 से 15 हो रहा है, 15 से 45 हो रहा है, मतलब 5 से 15 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 15 से 45 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक, यानी पैटर्न एस्टैब्लिश हो गया, पैटर्न पता चल गया हमें। यानी अगला जो नंबर आएगा वो 45 में 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा 135। अगला जो नंबर आएगा उसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 3s are 39, सो 390 एंड 15 405 हो जाएगा। अगला नंबर चाहिए अगर तो इंटू 3 फिर से कर दीजिए तो ये बन जाएगा 1215 और ये चलता जाएगा। इस तरह के जो प्रोग्रेशंस होते हैं जिसमें एक फिक्स नंबर मल्टीप्लाई होता है, जो फिक्स नंबर मल्टीप्लाई अगर होता है तो उस तरह के प्रोग्रेशन को हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे सपोज करिए अगर हमारे पास है 84, अगला नंबर मैं बोलता हूं 42, उसका अगला नंबर मैं बोलता हूं 21, तो इसको देखकर क्या आप बता सकते हैं किस तरह का प्रोग्रेशन है? देखिए 84 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 होगा। एक्चुअली 2 से डिवाइड करें, या ऐसा बोलें हमें क्या देखना है, मल्टीप्लाई क्या करना है, सो हाफ से मल्टीप्लाई करें 1/2। 42 में क्या मल्टीप्लाई करें 1/2। 21 में, यानी अगर अगला टर्म पूछा जाए तो कैसे आएगा, इंटू 1/2 करके, यानी 21/2 हो जाएगा। उसका अगला टर्म 21/4 हो जाएगा एंड सो ऑन। ठीक है, यानी यहां पे जो फिक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो कितना है, 1/2 है। ठीक, इस तरह के जो प्रोग्रेशंस होते हैं उनको हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। तो अगर हमारे पास पहला टर्म फर्स्ट टर्म दे दिया जाए और क्या मल्टीप्लाई करना है वो बता दिया जाए। जो मल्टीप्लाई किया जाता है ना, जो फिक्स नंबर मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी जीपी में, उसका एक नाम है, उसका नाम है कॉमन रेशियो। ठीक है, तो पहले वाला जो जीपी ये वाला है, इसका कॉमन रेशियो कितना है 3। यहां पे जो कॉमन रेशियो है वो कितना है, वो उसकी वैल्यू अगर आप देख सकते हैं, कॉमन रेशियो जो है वो है हाफ 1/2। तो अगर मैं आपको बता दूं कि ए फर्स्ट टर्म कितना है और आर के किसको आर बोलेंगे, कॉमन रेशियो को आर बोलते हैं। ठीक है, कॉमन रेशियो को आर बोलते हैं। तो अगर ये दो चीजें दे दी जाए तो आप किसी भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को इन जनरल फॉर्म में आप लिख सकते हो। ये 24 मैंने गलती से लिख दिया था। ठीक है, ये 21/2 22 से डिवाइड होता चला जाएगा, हाफ मल्टीप्लाई होता जाएगा। ठीक है, सो अगर हमारे पास ए है फर्स्ट टर्म और आर है कॉमन रेशियो, तो जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के टर्म्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, पहला टर्म तो ए, दूसरा टर्म कैसे आया, ए में आर मल्टीप्लाई करके, सो ए आर। तीसरा टर्म कैसे आएगा, ए आर स्क्वायर। चौथा टर्म कैसे आएगा, वापस आर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए आर क्यूब। ऐसा चलता जाएगा। ठीक है, तो ये इसका जनरलाइज्ड प्रेजेंटेशन हो गया ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। ठीक है, अच्छा, तो अगर कोई जीपी दिया हुआ है तो उसका nth टर्म कैसे निकालेंगे? nth टर्म का डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया, ध्यान से देखिए, ए और उसमें आर नहीं है फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म में आर का पावर 1 है, थर्ड टर्म में, सेकेंड टर्म में जो है आर का पावर 1 है, थर्ड टर्म में आर का पावर 2 है, फोर्थ टर्म में आर का पावर 3 है। तो ए तो है ही है, और nth टर्म है अगर तो उसमें आर का पावर n-1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से देखते हैं। ठीक, तो अगर मान लीजिए मैं बोलता हूं कोई वैल्यू है हमारे पास, लेट्स से 14, 28, 56, और अगर ऐसा बोला जाए कि इसका 11वां टर्म बताएं, 11th टर्म बताएं, कैसे बताएंगे? तो पहला टर्म कितना दिख रहा है 14, सो ए की वैल्यू हो गई 14। ठीक, और कॉमन रेशियो आर की वैल्यू कितनी हो गई 14 से 28। कभी भी जब आर की वैल्यू निकालनी हो ना तो बड़ा सिंपल सा टर्म है, सिंपल सा एक्सप्रेशन है, एनी टर्म, उस जीपी का कोई भी टर्म उठाइए और उसको डिवाइड कर दीजिए, किससे, इमीडिएट प्रीवियस टर्म से, उससे ठीक पहले वाले, रैंडम कोई भी नहीं, ऑर्डर बहुत क्लियर है। एनी टर्म डिवाइड बाय इमीडिएट प्रीवियस टर्म, इमीडिएट प्रीवियस टर्म, अगर आप उससे डिवाइड करेंगे प्रीवियस टर्म तो आपको आर की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे यहां पे 28/14 या 56/28, क्या बनेगा, वैल्यू 2 बन जाएगा। सो आर की वैल्यू 2, ए की वैल्यू 14। 11वां टर्म चाहिए तो क्या बनता है, हमारा फॉर्मूला क्या है, ए इंटू आर टू द पावर n-1, ए की वैल्यू 14, आर की वैल्यू 2 टू द पावर n-1, n कितना है 11, सो 11-1, यानी ये बनेगा 14 इंटू 2 टू द पावर 10, यानी 14 इंटू 2 टू द पावर 10 की वैल्यू कितनी होती है 1024। ध्यान से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 14 4s are 56।
ठीक है, 14 चौका 56, 5 कैरी, 14 2s are 28 and 5 33, 3 कैरी, 14 0 is 0 and 3 and 14 1, so 14336। एक बार दोबारा चेक कर लीजिए, 14,280 और 56, 14,336, ये इसकी nth टर्म की वैल्यू हो गई। तो ये हो गया हमारा जनरल प्रेजेंटेशन, ए आर स्क्वायर AR क्यूब एंड सो ऑन। nth टर्म का प्रेजेंटेशन a इंटू आर टू द पावर n-1 और एक एग्जाम्पल। अब आता है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी का सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स। इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपली याद रखना है कि सम ऑफ n टर्म्स का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है a इंटू आर टू द पावर n-1 डिवाइड बाय r-1। ठीक है, अच्छा अब अगर आप इसको ऐसे लिखें या और भी लिखने की जरूरत नहीं, मैं इक्वल टू लिख देता हूं, इसको घुमा के लिखे एक ही बात है, इसको घुमा के भी लिख सकते हैं, मतलब अगर ऊपर न्यूमरेटर को मैंने ऐसे घुमा दिया तो डिनोमिनेटर को भी घुमाना पड़ेगा, ये मत भूल जाना बस। सो 1 माइनस आर टू द पावर n डिवाइड बाय 1 माइनस आर। तो दोनों की वैल्यू एग्जैक्टली सेम है ना, माइनस साइन कॉमन ले लो दोनों ऊपर नीचे से, तो ये वाले से ये मिल जाएगा, ये वाले से ये मिल जाएगा। ठीक है, हाँ अब कन्वीनियंस के लिए हम क्या करते हैं, ये वाला इस्तेमाल करेंगे जब r ग्रेटर देन 1 हो। ठीक है, r की वैल्यू जब 1 से बड़ी हो, और ये वाला कब इस्तेमाल करेंगे, जब r की वैल्यू 1 से छोटी हो, r मतलब कॉमन रेशियो। ठीक है ना, तो कन्वीनियंस के लिए बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं। अब इसमें एक सवाल आता है कि व्हाट इफ r इज इक्वल टू 1। अब r ग्रेटर देन 1 के लिए ये कर लिया, r लेस देन 1 के लिए ये कर लिया, r इक्वल टू 1 होगा तो क्या होगा। अगर आप थोड़ा वीडियो पॉज करके, अगर r इक्वल टू 1 है तो सम ऑफ n टर्म्स बताइए। फर्स्ट टर्म दिया हुआ है a, कॉमन रेशियो अगर 1 है तो सम ऑफ n टर्म्स क्या होगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, r इक्वल टू 1 के लिए अपना ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो ना, ये वाला इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, समझिए इसको, पहला टर्म क्या है r, पहला टर्म है a, r कितना है 1, तो अगर मैं इसमें 1 मल्टीप्लाई करूं तो सेकेंड टर्म भी a ही होगा, अगर इसमें फिर से 1 मल्टीप्लाई करूं तो थर्ड टर्म भी a ही होगा, और ऐसे n टर्म्स। तो जब r की वैल्यू 1 होती है तब सम ऑफ n टर्म्स इज सिंपली फर्स्ट टर्म इनटू n। ये थोड़ा अलग से ध्यान रखिएगा, ये बड़ा ट्रिकी होता है। r इक्वल टू 1 के लिए इनमें से कोई भी फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं होगा, r इक्वल टू 1 होगा तो वैल्यू चेंज ही नहीं होगी, सिंपली सम ऑफ n टर्म्स a इंटू n हो जाएगा बस। ठीक है, ये हो गया सम ऑफ n टर्म्स। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली जो चीज होती है वो होती है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा है और इसके ऊपर बहुत रेगुलर, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऑलमोस्ट हर एग्जाम के अंदर। ठीक है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म जो है ना, ये आप r इक्वल टू 1 के लिए या r ग्रेटर देन 1 के लिए कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो उसकी वैल्यू या तो इनफाइनाइट आएगी या माइनस इनफाइनाइट आएगी, उसमें जाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उसका कोई मीनिंग ही नहीं है। ठीक है ना, जैसे इसको एक चीज और समझिए, इफ r इज ग्रेटर देन 1 तो टर्म्स बढ़ते जाएंगे, टर्म्स विल कीप इंक्रीजिंग, है ना, आप चेक करके देख सकते हो। अगर इंक्रीजिंग होते जाएंगे तो जब हम उनको ऐड करेंगे, मैं एक छोटा सा विजुअली समझाने की कोशिश करता हूं कि पहला वैल्यू इतना सा है, अगला वैल्यू इतना बड़ा हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, बढ़ती जा रही है वैल्यू। अब मैं जब इन सबको ऐड करूंगा तो वो तो बहुत ही बड़ा आएगा, तो कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, हाँ लेकिन अगर r लेस देन 1 है, या ऐसा बोलें कि r जो है वो बिटवीन -1 एंड 1 है, फ्रैक्शन है, तो उस केस में क्या होगा, वैल्यू छोटी होती जाएगी। जैसे अगर मैंने मान लीजिए, जैसे एग्जांपल के लिए दे रहा हूं, अगर a 3 है, ठीक, और r 2 है, तो पहला वैल्यू होगा 3, दूसरा 3/2, तीसरा 3/4, तो वैल्यू छोटा छोटा होता जाएगा। देखिए पहला वैल्यू ऐसा, दूसरा उससे छोटा, तीसरा उससे छोटा, चौथा उससे छोटा। तो अब यहाँ पे एक तो ऐड करना पॉसिबल है कि कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू आएगी, है ना, इसको आप काउंट कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, r ग्रेटर देन 1 या इनफैक्ट r लेस देन -1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड दूसरा r लेस देन इक्वल टू -1, इन सब के लिए सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स डिफाइंड ही नहीं है। ठीक है, अगर हमारे से कभी भी कोई क्वेश्चन इनफाइनाइट टर्म्स के सम का पूछा जाएगा तो वो सिर्फ उसी केस में पूछा जाएगा जब r बिटवीन -1 एंड 1 हो। एकदम दिमाग में बिठा लो, बाकी और टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके, सो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स of a GP can be calculated only if
r इज बिटवीन -1 एंड 1, इक्वल टू भी मत लेना, r अगर -1 और 1 के बीच में हो तो ही सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स निकाला जा सकता है, और उसकी वैल्यू क्या होती है, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, दैट इज a/1 - r। कितना सुंदर फॉर्मूला है, देखिए इसको ध्यान से, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास है 12, 6, 3 एंड सो ऑन, इसका सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स बताएं, तो बहुत सिंपल है, r की वैल्यू निकालिए, r की वैल्यू क्या है 6/12, दैट इज 1/2, ठीक है, और a की वैल्यू कितनी है 12, सो सिंपली इस फॉर्मूले में कॉपी पेस्ट कर दीजिए, सो a की जगह 12 डिवाइड बाय 1 - 1/2, मतलब 12 डिवाइड बाय 1 - 1/2, 1/2 हो गया, तो ये वाला 2 ऊपर जाके 12 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 12 × 2 दैट इज 24, ये आंसर है, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं, जैसे अगर ध्यान से देखिए, एक वैल्यू है 81, ठीक, -54, ठीक है, फिर आ जाइए 54, 27, जस्ट अ सेकेंड, 18, 36, इस तरह से इसका सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स बताएं। तो अगर आप ध्यान से देखिए, a की वैल्यू तो हो गई 81, r की वैल्यू जरा चेक करें, तो एनी टर्म डिवाइड बाय इमीडिएट प्रीवियस टर्म, सो ये -54/81, 27 से कैंसिल हो जाएगा, -2/3। अब दूसरे वाले से भी चेक कर सकते थे, 36 डिवाइड बाय -54, वो भी r की ही वैल्यू होगी, चेक करिए, 18 दूना 36 डिवाइड बाय -3 विच इज -2/3, तो r की वैल्यू -2/3, क्या ये -1 और 1 के बीच में है, बिल्कुल है, तो इसका सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स अगर पूछा जाएगा तो क्या बनेगा, a/1 - r, तो a की वैल्यू 81, ठीक, एंड 1 माइनस r की वैल्यू कितना है, वो साइन का ध्यान रखना, इट इज -2/3, तो इवेंचुअली बन जाएगा 81 डिवाइड बाय 1 प्लस 2/3, ठीक है, तो ये बन जाता है 81 डिवाइड बाय 3 + 1 5, 3 + 2, 3 × 1 3 + 2 5/3, मतलब 3 ऊपर चला जाएगा, तो 81 × 3 डिवाइड बाय 5, मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी 243/5, ठीक है। सो जो नॉर्मल सम ऑफ n टर्म्स था उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर। चलिए अब हम जाते हैं क्वेश्चंस पे, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो है वो ये है, व्हाट विल बी द 10th टर्म ऑफ द सीरीज 2, 4/3, 8/9, 16/27। बहुत सिंपल तरीके से a की वैल्यू कितनी है 2, r की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ दिमाग नहीं लगाना, सिंपली एनी टर्म डिवाइड बाय द इमीडिएट प्रीवियस टर्म, तो ये बन गया 4 डिवाइड बाय 3 × 2, है ना, सो 2 से 2 कैंसिल हुआ, ये बन गया 2/3, दैट्स इट। आप किसी और से भी कर सकते थे, 8/9 डिवाइड बाय 4/3, उससे भी वही आ जाएगा 2/3, ठीक है। तो a की वैल्यू मिल गई 2, r की वैल्यू मिल गई 2/3, हमें क्या चाहिए, क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट विल बी द 10th टर्म, n = 10, हमारा nth टर्म का फॉर्मूला क्या था, nth टर्म का फॉर्मूला था a × r⁻n-1, ठीक है, तो 10th टर्म जो बनेगा, a की वैल्यू 2, r⁻n-1 दैट इज 2/3, r की वैल्यू हो गई 2n-1 मतलब 10-1, तो ये बन जाता है 2 × 2/3⁹, थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा 2 × 2⁹ डिवाइड बाय 3⁹, कोई बात नहीं, 2 × 2⁹ की वैल्यू 512, 3⁹ की वैल्यू 3⁸, वो बड़ा आसान है, वो हो जाता है 9 का पावर 4, 81 का स्क्वायर दैट इज 6561, ठीक है ना, तो 3 का पावर 9 जो होगा वो बनेगा 3 × 6561, है ना, और वो बन जाता है 3 1 3, 3 6 18, 3 5 15 1 16, 18 1 19, 19683, सो 19683, तो इवेंचुअली ये बना 1024 डिवाइड बाय 19683, बस। अब ये सारे वैल्यूज की आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी चाहिए, जैसे एक होमवर्क देता हूं मैं आपको, ये अपनी सेल्फ प्रैक्टिस की बात है, इसका कोई फॉर्मूला रट्टा नहीं मार सकते, है ना, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 2⁻1 से लेकर के 2⁻20 की वैल्यूज कैलकुलेट करिए एक एक करके, बहुत ईमानदारी से, जितनी ईमानदारी से आप इसको करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करते जाना है, ये निकला 2 से मल्टीप्लाई करो, ये निकला 2 से मल्टीप्लाई करो, ये निकला 2 से मल्टीप्लाई करो, आपको सिर्फ टेबल ऑफ 2 इस्तेमाल करना है, ठीक है। ऐसा 2-3 बार कैलकुलेट करिए, क्या धांसू प्रैक्टिस हो जाएगी और क्या जबरदस्त जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से टेबल ऑफ 3 इस्तेमाल करके 3⁻1 से लेके 3⁻12 तक कैलकुलेट कीजिए। 5 का टेबल इस्तेमाल करके 5⁻1 से 5⁻8 कैलकुलेट कीजिए,
ठीक है, 6 टू द पावर 1 से लेकर के 6 टू द पावर 6 कैलकुलेट कीजिए, 7 टू द पावर 1 से लेकर के 7 टू द पावर 5 तक कैलकुलेट कीजिए। सो ये आपकी सेल्फ प्रैक्टिस होनी चाहिए। बाकी क्यूब्स अप टू 20 ये तो आपको याद होना चाहिए, है ना, और वो भी कैलकुलेट कर करके याद करिए ताकि आपको ज्यादा फायदा हो। ठीक, चलिए ये हो गया एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ओहो, फाइंड द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ द सीरीज 3 1/3 1/9 3 1/3 1/9 1/27। हाँ, इसमें थोड़ी सी गड़बड़ है मुझे लग रहा है ना? नहीं, गड़बड़ नहीं, देख सेकंड, 3 1/3, हाँ ठीक है, 1/9 1/27, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आप ध्यान से देखें, ये बोल तो दिया सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, लेकिन आप ध्यान से देखो ये 3 इसका हिस्सा नहीं है। क्या आपको दिख रहा है? ये इसका हिस्सा होने के लिए बीच में एक टर्म 1 होना चाहिए था, है कि नहीं? वो नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए जरा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। इसी तरह से कई बार बहुत इंटरेस्टिंग चीजें बनती है। देखिए, दिस इज 3 प्लस 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27 प्लस एंड सो ऑन। ठीक, मैं दोबारा से आपको याद दिला दूं, ये वाला 3 इस वाले जीपी का हिस्सा नहीं है। अगर उसको जीपी का हिस्सा होना होता तो बीच में 1 भी होता, है ना, क्योंकि जैसे आप देखिए यहां से यहां क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 1/3 है ना, लेकिन 3 में 1/3 मल्टीप्लाई करके तो 1 आता है ना, 1 नहीं है, तो हम क्या समझेंगे इसको? हम ऐसा करेंगे, हम इसको लिखेंगे 3 प्लस और इधर 1/3 1/9 इनको अलग रखेंगे, बस इतनी सी बात है, अप टू इंफिनिटी। अब ये वाला तो प्योर जीपी है ना, ये तो फुल जीपी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, इनफाइनाइट टर्म्स है, इसका सम का हमारे पास फॉर्मूला है और 3 साइड में है, उसको ऐड कर देंगे। और सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है a/1 - r। मैं फिर से याद दिला दूं, a/1 - r फॉर्मूला सिर्फ इस पार्ट के लिए लगेगा, यही तो ट्रिकी चीज है इसके अंदर। अब ये उसका हिस्सा नहीं है तो क्या कर सकते हैं? इसको मत रखिए, इसको अलग से रखिए और ऐड कर दीजिएगा, और बाकी जो नंबर्स है उनको ऐड कर दीजिए। तो इसका आंसर बनेगा, इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो बन जाएगा 3 प्लस a कितना है? फर्स्ट टर्म 1/3 डिवाइड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो कितना है? कॉमन रेशियो भी 1/3 है, वाह वाह। सो ये बन गया 3 प्लस 1/3 डिवाइड बाय 2/3। ध्यान से देखिए इसको, क्या बना? 3 और 3 कैंसिल, ये बन गया 1/2। सो 3 प्लस 1/2, 3 into 5, 3 into 2 6 and 1 7/2, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, सो ये छोटा सा ट्रिकी पार्ट इसमें ये था कि 1 मिसिंग है, तो 1 मिसिंग है तो 3 विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ जीपी, दैट्स इट। इस बात का ध्यान रखिए, बाकी तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ठीक है, अब आ जाइए अगला क्वेश्चन। व्हाट विल बी द 14th टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन whose first and third terms are 6 and 8/3 respectively? तो फर्स्ट टर्म दे दिया 6, थर्ड टर्म कैसा बनेगा? थर्ड टर्म बनेगा a into r to the power 3 - 1 यानी ar स्क्वायर, और उसकी वैल्यू दे रखी है 8/3, a की वैल्यू 6 रख दीजिए, सो 8/3 इक्वल टू 6 इंटू आर स्क्वायर। अरे वाह, अच्छा, सो आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 6, इधर आ जाएगा तो 8 डिवाइड बाई 18, 2 कैंसिल करेंगे तो ये बनेगा 4/9, नो 2 4s and 2 9, सो 4/9 हो गया। 4/9 क्या होता है? 2 स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर। अब ये ट्रिकी है, कैसे ट्रिकी है? इसलिए ट्रिकी है क्योंकि ये आर स्क्वायर की वैल्यू 2 स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर है, तो आर की वैल्यू या तो +2/3 होगी या फिर -2/3 होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये समझना, ठीक है ना? ये ध्यान से देखिए, इट इज 2/3 स्क्वायर, ठीक है? तो आर की जो वैल्यू होगी वो या तो 2/3 होगी या -2/3 होगी, दोनों पॉसिबिलिटीज है। तो दो आंसर्स आ सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन व्हाट टर्म वी आर टॉकिंग अबाउट, डिपेंड करता है कौन सा टर्म हम चाहते हैं। तो अगर हमें 14th टर्म चाहिए तो हम क्या करेंगे? 14th टर्म के लिए हम करेंगे उस फर्स्ट एंड थर्ड टर्म्स आर 6 and 8/3, ठीक है? तो हम बोलेंगे a इंटू r to the power 14 - 1 13, यही सेम फॉर्मूला लग जाएगा, a r to the power n - 1 वाला। अब a की वैल्यू है 6, r to the power 13 की वैल्यू, r to the power 13 यानी 2/3 to the power 13, या फिर 6 into 2/3 to the power -2/3 to the power 13। अब देखिए दो आंसर हो सकते हैं इसमें, क्योंकि 13 ऑड वैल्यू है ना, 13 जो है वो ऑड वैल्यू है, ठीक है? तो या तो 2/3 का पावर 13 -2/3 का पावर 13, तो उससे प्लस या पॉजिटिव या नेगेटिव दो आंसर्स आ सकते हैं। चलिए, अच्छी बात है। तो 6 इंटू, अब ये थोड़ा चैलेंजिंग हो गया है ना, 2 to the power 13, 2 to the power 12 4096 होता है, तो 8192,
डिवाइड बाई 3 टू द पावर 13। अब इतना तो मुझे भी याद नहीं है, 3 टू द पावर 8 196531441, सो 3 टू द पावर 12 जो होता है, 3 टू द पावर 12 इज 531441। हाँ ठीक है, सो 3 टू द पावर 13, ये रट्टा नहीं मार सकते, रट्टा नहीं मार सकते, आपको क्या करना है, बार बार कैलकुलेट करना है, 2-3 बार कैलकुलेट करने के बाद याद हो जाता है। तो 3 टू द पावर 13, 3 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो 3 4s आर 12, 3 चौका 12 13, 3 एकम 3 और 1 4, 3 तिया 9, 3 पचे 15, सो 1594343, 1594343, 1594343। अरे लेकिन एक 3 कैंसिल भी हो जाएगा ना, ठीक है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। और दूसरा माइनस बाहर आ जाएगा, सो 6 into 8 192 डिवाइड बाय 1594343। अब देखिए कितना ट्रिकी सिचुएशन होता है, अगर मैंने 3 पहले कैंसिल कर दिया होता तो ये निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ पे मेरा 3 टू द पावर 12 ही हो जाता। खैर एनीवे, अगर मैं 3 से कैंसिल करूं तो ये 2 टाइम्स और ये चला जाएगा 531441, तो ये बनता है 16384 डिवाइड बाय 531441, और यहां दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बस माइनस साइन लगा दीजिए, सो -16384 डिवाइड बाय 531441, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अच्छी बात है, बढ़िया प्रैक्टिस हो रही है आपकी, है ना। ओके, उसके बाद द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन विद अ कॉमन रेशियो 2/3 इज 24। फाइंड द फर्स्ट टर्म, फाइंड द फर्स्ट टर्म, बस। सो हमें पता है कि सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का फॉर्मूला होता है a/1 - r, और r की वैल्यू दे रखी है 2/3, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स की वैल्यू दे रखी है 24, सो 24 इज इक्वल टू a डिवाइड बाय 1 - 2/3, बस। तो ये बन जाता है a डिवाइड बाय 1 - 2/3 इज 1/3, 3 ऊपर चला जाएगा तो 3a, वाह, सो 24 इज इक्वल टू 3a, तो a की वैल्यू क्या बनी, 24 डिवाइड बाय 3, दैट इज 8। क्वेश्चन क्या पूछा था, फाइंड द फर्स्ट टर्म, वाह। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन जो है वो हो गया 8। ठीक है, चलिए ये बड़ा क्यूट सा क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा ये आप अपने आप करें, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, नॉर्मल डायरेक्टली थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो गया। इफ a b and c आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन देन a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर आर इन व्हाट। सिंपली याद रखना है, वो भी जीपी में ही होगा। एज लॉन्ग एज वी डू एनीथिंग, मल्टीप्लीकेशन से रिलेटेड कोई भी काम करेंगे, जो ओरिजिनल प्रॉपर्टी है किसी नंबर के ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होने की, उसमें कोई भी फर्क नहीं आएगा। स्क्वायर करने से, क्यूब करने से, 2 से मल्टीप्लाई करने से, 3 से डिवाइड करने से किसी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी प्रॉपर्टी वही रहेगी। अगर मैं एक नंबर ले लूँ, लेट्स से ABC की जगह, वो ऑलरेडी किस में है, जीपी में है, वो बता रखा है, तो अगर मैं एक नंबर ले लूँ 3 6 12, ठीक, तो ये जीपी में है, दिख रहा है, इंटू 2 हो रहा है, इंटू 2 हो रहा है। अगर मैं सबको स्क्वायर कर दूं, तो आप क्या देखते हो, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, 12 का स्क्वायर 144। अब जरा ध्यान से देखो, यहां इंटू 4 हो रहा है, इसमें भी इंटू 4 हो रहा है, ठीक है। अच्छा, जिन थ्योरेटिकली भी देख सकते हैं, अगर हमारा पहला टर्म a है, दूसरा टर्म ar है, तीसरा टर्म ar स्क्वायर है, तो इवेंचुअली ये ABC ऐसा है। तो अगर मैं a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर करूं, तो ये तो जीपी में है ही, ठीक। तो a का स्क्वायर तो a स्क्वायर, ar का स्क्वायर बनेगा a स्क्वायर r स्क्वायर, एंड r स्क्वायर का स्क्वायर बनेगा a स्क्वायर r टू द पावर 4। तो ये जीपी था, इसमें r मल्टीप्लाई हो रहा था, ये जो जीपी है इसमें r स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, बस इतना सा फर्क है। रहेगा तो अभी भी जीपी, कॉमन रेशियो r स्क्वायर हो जाएगा, बट रहेगा अभी भी जीपी। सो ऑप्शन बी जो है इसका आंसर है, ठीक है। तो यहां पे हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कंप्लीट किया है। अगला जो सेशन होगा उसके अंदर हम बात करेंगे एजीपी, अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, ठीक है। एजीपी उसकी बात करेंगे, उसका एक बहुत सुंदर स्टैंडर्ड यूनिक तरीका जो है हम उसको इस्तेमाल करेंगे, और एक डायरेक्ट फॉर्मूला की भी बात करेंगे। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें, अपना फीडबैक दें, और आपको जो भी समस्याएं हो रही हैं उसके बारे में बताएं, ताकि हम उसके ऊपर और बढ़िया सॉल्यूशंस आपको दे सकें। थैंक यू सो मच।